तारीख 16 मार्च 2021, दिन मंगलवार। राज्यसभा में औरतों से जुड़ा एक बिल पास हुआ। लोकसभा में ये पहले ही पास हो गया था। बिल औरतों के मेडिकल अबॉर्शन यानी मेडिकल गर्भपात से जुड़ा हुआ है। बिल में अबॉर्शन की टाइम लिमिट को बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दिया गया है। पहले ये 20 हफ्ते थी। साथ ही साथ कुछ शर्तें भी हैं। क्या है ये शर्तें? नए कानून से औरतों को कितना फायदा होगा? इससे पहले कौन से ऐसे मामले रहे हैं जिनमें औरतों को 20 हफ्ते से अधिक समय का गर्भ गिराने की इजाजत मिली? गर्भ गिराने को लेकर पुराना नियम क्या कहता है? विपक्षी पार्टियों ने नए नियम पर क्या आपत्तियां जताई? हमारे देश में गैर कानूनी अबॉर्शन का स्टेटस क्या है? और अबॉर्शन को लेकर विदेशी देश कहां खड़े हैं? और सबसे जरूरी ये कि क्या अबॉर्शन महिलाओं का मानवाधिकार है? इन सभी सवालों के जवाब आपको हम देंगे आज की बड़ी खबर में। लेकिन उससे पहले जान लीजिए आज की सुर्खियां। नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं द ऑर्डिनरी शो। पहली सुर्खी बनाई है उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने। उनका यह कहना है कि औरतों को फटे हुए जीन्स पहने देखकर उन्हें हैरानी होती है। ऐसी औरतें सोसाइटी को क्या मैसेज देंगी? इंडिया टुडे के पत्रकार दिलीप सिंह राठौड़ की रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून में 2 दिन की एक वर्कशॉप हो रही है। इसे बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ऑर्गेनाइज किया है। वर्कशॉप का टॉपिक है बच्चों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति, रोकथाम और पुनर्वास। इसके उद्घाटन के मौके पर तीरथ सिंह रावत ने चीफ गेस्ट के तौर पर इसमें 16 मार्च के दिन शिरकत की। यहीं पर उन्होंने इस तरह की बातें कही। सीएम ने क्या कहा, आप उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। मैं एक दिन राजस्थान से जयपुर से आ रहा था। मैं किसी कार्यक्रम में था। अगले दिन करवा चौथ था और जब मैं जहाज में बैठा तो अगले दिन मेरे साथ 2-3 जब लोग थे। मैं एक पार्टी के कार्यक्रम से गया था, मैं राष्ट्रीय सचिव था। तो मन में सब ने, 1-2 मेरे साथ जो दिल्ली से थे, बोला करवा चौथ है, जाना तो है। साल भर नाराज रखते हैं तो एक दिन तो खुश रखना है, तो इसलिए भैया ये दिन जाना है। हमने कहा चलो भाई, तो हमने भी टिकट। लेकिन जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, शोभा की बगल में बैठी है। लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे 2 साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? अगली सुर्खी बनाई है नीता अंबानी ने। ये रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी की पत्नी हैं। अब नीता से जुड़ी खबर ये है कि उनके खिलाफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू के कुछ स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं। बात यह है कि मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि नीता को बीएचयू के विमेन स्टडी सेंटर की विजिटिंग प्रोफेसर बनाने की तैयारी हो रही है। इसके लिए यूनिवर्सिटी के सोशल साइंसेज फैकल्टी ने उन्हें इन्वाइट भी भेज दिया है। यूनिवर्सिटी के इसी फैसले से कुछ स्टूडेंट्स नाराज थे। उनका कहना था कि यह फैसला गलत उदाहरण सेट कर सकता है। इसके बाद रिलायंस की तरफ से सफाई आई। कहा गया कि नीता बीएचयू की विजिटिंग प्रोफेसर बनेंगी, ये खबर फेक है और उन्हें अभी तक कोई इनविटेशन ही नहीं मिला है। द लल्लन टॉप के हमारे एक साथी ने सोशल साइंस फैकल्टी के डीन प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र से बात की। उन्होंने कहा कि नीता अंबानी को इन्वाइट भेजा गया था और उसका जवाब भी उन्हें मिला है। हमें मेल की कॉपी भी भेजी गई जिससे पता चला कि फैकल्टी ने जिस ईमेल आईडी पर इन्वाइट भेजा था वो जनरल ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी रिलायंस फाउंडेशन की वेबसाइट पर हमसे संपर्क करें यानी जो कॉन्टैक्टस वाला सेक्शन होता है उसमें दिया गया था। इस पर कोई भी ईमेल कर सकता है। इस पर भेजे गए ईमेल का एक ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स यानी कंप्यूटर जनित जवाब आता है। ऐसा ही जवाब फैकल्टी को भी मिला। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कैसे फैकल्टी इसे आधिकारिक प्रस्ताव भेजना समझ बैठी। खैर, इतनी सारी भसड़ के बीच आज दोपहर को बीएचयू की तरफ से भी आधिकारिक बयान आ गया। यूनिवर्सिटी का कहना है कि इस बारे में कोई आधिकारिक निर्णय बीएचयू प्रशासन ने नहीं लिया है और न ही ऐसा कोई प्रशासनिक आदेश जारी हुआ है। अगली सुर्खी जुड़ी है एक मेकअप आर्टिस्ट से। नाम है हियावी सेगल।
एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के लिए भी काम करती हैं ये। इन्होंने हाल में ही इस बात का खुलासा किया है कि ये घरेलू हिंसा की शिकार हो चुकी हैं। उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड और जाने माने मेकअप आर्टिस्ट फ्लोरियन हुरेल पर ये आरोप लगाए हैं। यावी ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये सब कुछ बॉस असिस्टेंट के रिलेशनशिप की तरह शुरू हुआ। हम जल्दी दोस्त बन गए, फिर हमें एहसास हुआ कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमने एक दूसरे को डेट किया, फिर साथ रहने लगे। फ्लोरियन ने मुझे इस कदर तोड़ दिया था कि मैं खुद को नहीं पहचान पा रही थी। वो मेरे काम से लेकर मेरी दोस्ती, मेरे शेड्यूल तक को कंट्रोल करने लगा। जब मैं इसका विरोध करती तो वो हिंसक हो जाता था। उसने बड़े धीरे से और चार्मिंग अंदाज में ये सब किया। पहले मुझे ये सब कुछ प्यार लगता था। शुरुआत एक धक्के से हुई, फिर थप्पड़ तक पहुंची और ये टाइम के साथ बढ़ता गया। फिर टूटी हुई हड्डियां, हर जगह चोट के निशान आने लगे। कई बार वो मुझे टब में डुबा देता, तब तक जब तक मेरी सांस न टूट जाए। किसी ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया था। मैंने कोई चार्जेस नहीं लगाए क्योंकि मैं भावनात्मक रूप से कमजोर थी। उसने मेरे पैसे भी ले लिए। अगर कोई भी इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है तो प्लीज पुलिस को बताए। उसने तो मुझे लगभग मार डाला था। मैं खुश हूं कि जिंदा हूं। यहाँ होती हैं हमारी सुर्खियां खत्म। अब आते हैं आज की बड़ी खबर पर, यानी मेडिकल अबॉर्शन के मुद्दे पर। आपको हमने पहले ही बता दिया है कि राज्यसभा में अबॉर्शन से जुड़ा एक बिल पास हुआ है। इस बिल का नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020। इसे शॉर्ट में MTP बिल कहते हैं। इसके तहत स्पेशल कैटेगरी में आने वाली औरतों को कानूनी तरीके से गर्भपात की इजाजत दी गई है। हालांकि ये क्लियर कर दें कि ये परमिशन पहले से है, लेकिन मौजूदा कानून के हिसाब से केवल 20 हफ्ते तक के गर्भ को ही अबॉर्ट कराया जा सकता है। जो नया बिल पास हुआ है, इसमें इस टाइम लिमिट को बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दिया गया है। औरतों की स्पेशल कैटेगरी की अगर बात करें तो इनमें रेप विक्टिम्स, इंसेस्ट यानी परिवार के अंदर ही गैर कानूनी शारीरिक संबंध की वजह से प्रेग्नेंट हुई औरतें, गंभीर बीमारी से जूझ रही गर्भवती महिलाएं शामिल होंगी। साथ ही वो औरतें भी इस कैटेगरी में आएंगी जिनके लिए बच्चे को जन्म देना उनकी जान के लिए खतरा हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि इसे लेकर राज्यसभा में किसने क्या कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि MTP कानूनों को लेकर इस बिल के जरिए जो बदलाव किए जा रहे हैं, उसके लिए दुनिया भर में अबॉर्शन की प्रैक्टिस को लेकर मौजूदा समय में क्या कंडीशन है उसकी स्टडी की गई। साथ ही एक्सपर्ट से सलाह ली गई है। आगे हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में हम ऐसा कोई नियम नहीं बनाएंगे जिससे औरतों को नुकसान हो। नया कानून महिलाओं की गरिमा की रक्षा करेगा, उसे बनाए रखेगा। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों के जो सांसद थे, उन्होंने इस बिल पर सवाल उठाए। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के सांसद बाजवा ने बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव दिया। हालांकि उनका प्रस्ताव गिर गया। कांग्रेस के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस, CPI, CPM और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की बात कही थी, लेकिन ये बिल वॉइस वोट यानी ध्वनि मत के जरिए राज्यसभा में पास हो ही गया। पास हुए नए बिल के तहत 24 हफ्ते के गर्भपात के लिए 2 डॉक्टरों का रिकमेंडेशन होना जरूरी होगा और ये डॉक्टर रिकमेंडेशन तभी देंगे जब उन्हें ये लगेगा कि बच्चे के पैदा होने से महिला को मानसिक या शारीरिक नुकसान पहुंच सकता है। अगर डॉक्टर को ये लगे कि बच्चे के पैदा होने के बाद उसे खुद यानी बच्चे को कोई गंभीर शारीरिक या मानसिक दिक्कत से जूझना पड़ सकता है, तो भी डॉक्टर गर्भपात के लिए रिकमेंडेशन दे सकते हैं। नया बिल ये भी कहता है कि जो औरत गर्भपात कराएगी उससे जुड़ी कोई भी जानकारी किसी और को नहीं दी जाएगी। जानकारी सिर्फ कानूनी तौर पर अपॉइंट किए गए अधिकारी या कर्मचारी को मिलेगी। जो कोई भी महिला की प्राइवेसी का उल्लंघन करेगा उसे 1 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। कानून में एक अहम बात यह है कि इसके तहत हर राज्य की सरकार को एक मेडिकल बोर्ड बनाना होगा। इस बोर्ड में अलग अलग फील्ड के डॉक्टर होंगे जो ये देखेंगे कि गर्भपात नए नियमों के तहत हो रहा है या नहीं। इसी प्रावधान को लेकर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल भी किया था। उन्होंने कहा कि एक महिला के लिए गर्भपात का फैसला करना बहुत ही मुश्किल और इमोशनल होता है। इस फैसले में तमाम तरह के डॉक्टर और मेडिकल बोर्ड को इन्वॉल्व कर देना एक तरीके से महिला को अपमानित करना है। साथ ही ये उसकी प्राइवेसी और चॉइस का भी उल्लंघन है। इसी तरह CPI के सांसद बिनोय विश्वम ने कहा कि अपना गर्भपात का फैसला पूरी तरह से एक महिला का होना चाहिए, न कि किसी मेडिकल बोर्ड का। तृणमूल कांग्रेस के शांतनु सेन ने कहा कि बिल में सेक्स वर्कर्स के लिए कोई प्रावधान नहीं है। कांग्रेस के सांसद एमी याजनिक ने कहा कि बिल में मेडिकल बोर्ड के लिए किसी टाइम फ्रेम का जिक्र नहीं किया गया है कि कितने समय में बोर्ड फैसला लेगा। NCP की सांसद फौजिया खान ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में 2 डॉक्टरों का रिकमेंडेशन लेना प्रैक्टिकल नहीं है। वहीं CPM के सांसद झरना दास ने कहा कि नया बिल उन महिलाओं को कोई अधिकार नहीं देता जिनकी शादी नहीं हुई है।
ये तो बात हो गई पास हुए नए बिल की, जो अभी कानून नहीं बना है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून की शक्ल में आएगा और एक्ट कहलाएगा। अब हम गर्भपात के मौजूदा कानून पर बात करते हैं, यानी MTP एक्ट 1971 की। ये कानून साल 1971 में बना था। पारित होने के बाद उस समय ये केवल जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। इसके तहत 12 हफ्ते के गर्भ को एक डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर और 20 हफ्ते के गर्भ को 2 डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन पर गिराया जा सकता था। इसमें भी अबॉर्शन कराने के कुछ आधार तय किए गए थे, या तो मां की जान को खतरा हो, या फिर बच्चे के पैदा होने पर उसके विकलांग या मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का खतरा हो, बच्चे के जन्म लेने से पहले ही किसी ऐसे विकार का पता चले जिसका कोई इलाज नहीं है, या फिर ऐसी हालत में जब इस प्रेगनेंसी से या बच्चे के पैदा होने से महिला को गहरी मानसिक पीड़ा हो, जैसे रेप के मामले, या फिर शादीशुदा महिलाओं के कॉन्ट्रासेप्टिव यानी गर्भ निरोधक फेल हो जाने के मामले। मौजूदा कानून के तहत 18 साल से कम उम्र की महिला के साथ उसके गार्जियन का होना जरूरी था। इस कानून के सेक्शन 4 में यह प्रावधान है कि अगर डॉक्टरों को लगता है कि महिला की जान बचाने के लिए उसका अबॉर्शन करना जरूरी है, तो ऐसे में यह पता लगाना कि गर्भ 20 हफ्ते का है या उससे ज्यादा का है जरूरी नहीं है। इस कानून के तहत कुछ अधिकार राज्य सरकारों को भी दिए गए थे। MTP एक्ट 1971 में क्या कमियां हैं, इस नए बिल के क्या फायदे और क्या नुकसान हैं, और क्या अविवाहित महिलाओं को इसके अंदर रखा गया है या नहीं, इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमने एडवोकेट विजय लक्ष्मी से बात की। वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। इसमें सिर्फ 2 चीजें हुई हैं। पहली ये कि जो 20 वीक्स का था अब अप टू 24 वीक्स कर दिया गया है। पहले भी 12 वीक से ज्यादा की अगर प्रेगनेंसी है तो आप 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर के ही कंसेंट से ही आप उनके रिकमेंडेशन पे ही आप टर्मिनेट कर सकते हैं। अब 20 को 24 कर दिया गया है। प्लस इसमें एक नई चीज और ऐड करी गई है, जो वुमेन है उसकी जानकारी वगैरह आप रिवील नहीं करेंगे, और ऐसा कुछ होता है तो आपको पनिशमेंट और प्लस फाइन दोनों होगा। पहले सिर्फ पेनल्टी की बात थी, अब पनिशमेंट भी अप टू 1 ईयर आपको मिल सकता है। लेकिन अगर इस चीज की बात करूं, ये फाइन जो है बेसिकली 1000, और इस तरह एक्ट में 1000 रुपए दिए हैं कि फाइन 1000 रुपए तक का होगा। ये बहुत नॉमिनल है। एक डॉक्टर के लिए 1000 रुपए का फाइन देना कोई बड़ी चीज नहीं है। या फिर इस तरह के जो भी लोग हैं लॉज ब्रेक करते हैं, तो उनके लिए 1000 रुपए की पेनल्टी, 1000 रुपए का फाइन, इट्स वेरी नॉमिनल। तो इस चीज को बढ़ाना चाहिए था। थोड़े से पनिशमेंट्स वगैरह भी थोड़ा सा और इनहांस करना चाहिए था। एक कमी जो पहले आइडेंटिटी रिवील हो जाती थी, अगर वुमेन कोर्ट में भी जा रही है और वहां पे जिस तरह से कवरेज होती थी, तो अगर अप टू 20 वीक से ज्यादा है तो थ्रू कोर्ट आप अपनी प्रेगनेंसी स्पेशल केसेस में टर्मिनेट कर सकते हैं। तो वहां पे आइडेंटिटी वगैरह प्रॉपर्ली रिवील हो जाती थी। अब उस चीज को उन्होंने कहा है कि अब आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे। तो एक नई बस डेवलपमेंट में इसमें यही आई है। बाकी इसमें कमियां तो है ही, जैसे कि ये एक्ट जो है सेक्स वर्कर्स के रिगार्डिंग कंप्लीटली साइलेंट है, कि स्पेसिफिकली अनमैरिड वुमेन्स के बारे में इस एक्ट में नहीं है कुछ। लेकिन बिलो 18 इयर्स के लिए कहा गया है कि बिलो 18 इयर्स की अगर की गर्ल है और उसकी प्रेगनेंसी है, उसमें मैरिड अनमैरिड वुमेन की बात नहीं है। अब जरा उन केसेस पर भी नजर डाल लेते हैं जिनमें इस बिल के आने से पहले ही औरतों को प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते के बाद भी गर्भपात कराने की परमिशन दी गई थी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला को 28 हफ्ते के गर्भ का अबॉर्शन कराने की इजाजत दी थी। महिला ने अल्ट्रासोनोग्राफी नाम का एक प्रोसीजर कराया था। इसमें पता चला था कि गर्भ में पल रहे बच्चे की सिर की हड्डी का विकास नहीं हुआ है। ऐसे में जस्टिस DN पटेल, जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने गर्भपात कराने की इजाजत दे दी। वहीं बात करें पिछले साल की, तो जुलाई में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक 17 साल की रेप पीड़िता को गर्भपात की परमिशन दी थी। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की प्रेगनेंसी के 25 हफ्ते हो चुके थे। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता को गर्भपात न कराने की सलाह दी गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि गर्भपात से पीड़िता को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं।
बिजनेस वर्ल्ड में छपी एक लीगल रिपोर्ट के मुताबिक मई 2019 से लेकर अगस्त 2020 के बीच अलग अलग हाई कोर्ट में अबॉर्शन कराने की कुल 243 यानी 243 याचिकाएं डाली गई थी। इनमें से 84% मामलों में अबॉर्शन को मंजूरी दे दी गई। लीगल रिपोर्ट के मुताबिक कुल 243 याचिकाओं में से 74% याचिकाएं ऐसी थीं जिनमें 20 हफ्ते से ज्यादा के गर्भ का अबॉर्शन कराने की परमिशन मांगी गई थी। इनमें से 29% मामले रेप और 42% मामले गर्भ में आई खामियों के थे। वहीं 20 हफ्ते से पहले के गर्भ को अबॉर्ट कराने के लिए जो याचिकाएं डाली गईं उनमें से 18% केस रेप के और 6% केस गर्भाशय की खामियों के थे। अबॉर्शन के हेल्थ पहलुओं पर भी बात करना बेहद जरूरी है। मसलन प्रेगनेंसी के कितने हफ्ते तक अबॉर्शन कराना सेफ है, कितने समय में पता चल जाता है कि गर्भ में पल रहे बच्चे को किसी तरह की दिक्कत तो नहीं हो रही है। इन सवालों के जवाब के लिए हमने बात की डॉक्टर अनुराधा कपूर से। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए 12 वीक्स तक तो बिल्कुल सेफ होता है, बट 12 to 20 में भी सेफ होता है अगर ट्रेन्ड गायनेकोलॉजिस्ट करती है। और हम मांग रहे थे कि 24 तक हो जाए, जैसे यूके में भी 24 वीक्स तक होता है, तो वो जो ट्रेन्ड गायनेकोलॉजिस्ट है वो सेफली कर सकती है 24 वीक्स तक। हम उसको बोलते हैं लेवल 2 स्कैन या एनामली स्कैन। 12 वो अराउंड 18 to 20 वीक्स पर हम करते हैं, तो इसीलिए हम, क्योंकि सब कुछ नहीं पता चलता है, 12 वीक्स के स्कैन पर भी कुछ कुछ पता चलता है, बट फाइनल जो पता चलता है वो एनामली स्कैन लेवल 2 स्कैन होता है, जो 18 से 20 हफ्ते में होता था। तो कई बार होता है, हमको प्रॉब्लम ये हो रही थी कि हम 20 वीक्स पर, कई बार पेशेंट 19 वीक्स पर कराता है, फिर एक और जगह जाता है, कोई बताते हैं कि बच्चे में कुछ खराबी है या कोई रेप विक्टिम है या कुछ है, तो देर से जाते हैं। तो हम 20 वीक्स के बाद उनको अबॉर्ट नहीं कर पा रहे थे। इवन हमको जब जानकारी थी कि बच्चा खराब है, नहीं जी सकता, उसमें बहुत कुछ कंजेनिटल एनामली है या माँ का ऐसा सिचुएशन है। अच्छी चीज़ की है सरकार ने ये, इसके लिए हम बहुत टाइम से मांग कर रहे थे सारे गायनेकोलॉजिस्ट, बिकॉज इसमें ये है कि माँ को अपना हक मिलता है, जो जिसके पास कोई जैसे कंजेनिटली मैलफॉर्म चाइल्ड है या उसका कोई रेप इंसेस्ट किसी वजह से प्रेगनेंसी हुई है, तो ये ना हो कि 20 वीक्स हो गए इसलिए उसको वो कंटिन्यू करनी पड़ती है वो प्रेगनेंसी, चाहे खराब प्रेगनेंसी या कुछ है। तो हम वेलकम करते हैं इस मूव को, एंड इससे बहुत वुमेन को राइट मिलेगा, अपनी डिग्निटी मिलेगी और बहुत उसका फायदा होगा इन सिलेक्टेड कंडीशंस, जो यही लिखा हुआ है राज्यसभा बिल में, इन सिलेक्टेड कैटेगरीज ऑफ पेशेंट्स। उन्हीं में जब 2 गायनेकोलॉजिस्ट अप्रूव करेंगे तो फिर हम ये कर पाएंगे 20 to 24 वीक्स में कि हाँ इसको जरूरत है इस अबॉर्शन की। अब हम अबॉर्शन को लेकर दूसरे देशों में क्या हालात हैं, क्या नियम हैं, क्या कानून हैं, ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। हाल में ही अर्जेंटीना की औरतों ने लंबी लड़ाई के बाद अबॉर्शन का अधिकार पाया। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में अभी 25 ऐसे देश हैं जहां पर अबॉर्शन कराना पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसमें पश्चिमी एशिया, दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कुछ देश शामिल हैं। जिन देशों में ये पूरी तरह से बैन है उनमें दुनिया की करीब 9 करोड़ महिलाएं रहती हैं। करीब 39 देशों में महिलाओं की जान बचाने के लिए अबॉर्शन को मंजूरी दी जाती है। इन देशों में दुनिया की करीब 36 करोड़ महिलाएं रहती हैं। करीब 56 देश ऐसे हैं जिनमें थेरेपी और हेल्थ के आधार पर अबॉर्शन को मंजूरी मिली हुई है। हेल्थ और थेरेपी के इतर कुछ देश महिला की सामाजिक और आर्थिक हालत को ध्यान में रखते हुए अबॉर्शन की इजाजत देते हैं। इस तरह के देशों की संख्या तकरीबन 14 है। इनमें ब्रिटेन सहित यूरोप के दूसरे देशों के साथ भारत भी शामिल है। करीब 67 यानी 67 देशों में महिला की रिक्वेस्ट पर गर्भपात की इजाजत है। हालांकि इन देशों में गर्भ की टाइम लिमिट तय करने के अलग अलग नियम बने हुए हैं। इन देशों में अमेरिका, कनाडा, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और यूरोप के ज्यादातर देश शामिल हैं। सामाजिक तौर पर खुले माने जाने वाले और विकसित देशों में भी अबॉर्शन की मंजूरी देने के कानून हाल फिलहाल में बने हैं। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक पुर्तगाल में 2007 के रेफरेंडम के बाद अबॉर्शन को लीगल किया गया। वहीं स्पेन में 2010 में अबॉर्शन से जुड़े कानूनों को आसान बनाया गया। अमेरिका में टेक्सास और अलाबामा जैसे कुछ कंजर्वेटिव राज्य हैं जहां पर अबॉर्शन को बैन करने की तरफ काम हो रहा है। राज्य के सेनेटर इस दिशा में जुटे हुए हैं। यूरोप में ही पोलैंड और हंगरी जैसे कुछ देश हैं जहां अबॉर्शन लगभग बैन है। इन देश की महिलाओं को अबॉर्शन कराने के लिए दूसरे देशों की यात्रा करनी पड़ती है। ब्रिटेन जैसे देश भी अबॉर्शन के लिए महिलाओं को उतनी आज़ादी नहीं देते। अबॉर्शन महिलाओं का मानवाधिकार है। हम ये बात पूरी मजबूती से कह रहे हैं। एक महिला जिसके गर्भ में बच्चा पलता है, उसे पैदा करने या गिराने का अधिकार उसे होना चाहिए। अबॉर्शन के खिलाफ तर्क देने वाले अक्सर ऐसा कहते हैं कि गर्भपात करना असल में किसी बच्चे की जान लेना है, लेकिन उन्हें साल 2018 में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार कमेटी की इस संदर्भ में कही गई बात को सुनना चाहिए। कमेटी ने कहा था कि किसी के भी जीवन का अधिकार उसके जन्म लेने के बाद उसे मिलता है। वहीं अबॉर्शन का अधिकार महिला के निजता के अधिकार से भी जुड़ा है, जो अपने आप में एक मानवाधिकार है। साथ ही साथ जीवन और अपने फैसले लेने का अधिकार है।
दुनिया के हर एक नागरिक को अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने का अधिकार है। इनमें औरतें भी शामिल हैं। महिलाओं को अपने शरीर से जुड़े फैसले लेने का अधिकार है। ये एक बेसिक मानवाधिकार है। किसी संस्था, समाज और सरकार को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। आप किसी को जबरन बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। वहीं हमारे देश में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है अबॉर्शन को लेकर। वैसे तो अबॉर्शन को नैतिकता के तकाजे पर कुछ लोग बुरा मानते हैं। सरकारें भी कानून बनाने से पहले इसी कथित नैतिकता का हवाला देती हैं। लेकिन इसी देश में गैर कानूनी तरीके से गर्भ में बच्चे का लिंग निर्धारित कराया जाता है। अगर वो लड़की होती है तो या तो उसे गर्भ में ही मार दिया जाता है या फिर जन्म के बाद सड़क पर या कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है। अस्पतालों और क्लिनिक्स में बोर्ड तो लगे रहते हैं कि गर्भ का लिंग निर्धारण करवाना गैर कानूनी है, लेकिन ये काम होता धड़ल्ले से। यहाँ पर एक बात क्लियर कर दें कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर जगह ऐसा होता है, लेकिन 21वीं शताब्दी के भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या आज भी इस सोच से ग्रस्त है। अब वक्त हो चला है हमारे जाने का, यानी हमारे आखिरी सेक्शन चलते चलते का। पिछले दिनों 2021 ऑस्कर अवार्ड्स के नॉमिनेशंस की घोषणा हुई। इसमें कुल 8 फिल्मों को बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में नामित किया गया है। इस लिस्ट में शामिल फिल्म मैंक को सबसे ज्यादा यानी 10 नॉमिनेशंस मिले हैं, इसलिए हम आपको ये फिल्म देखने की सलाह देंगे। मैंक बेसिकली एक पीरियड फिल्म है जो 1930-1940 के दशक में घटती है। इसकी कहानी हरमन जे मैंकिविच नाम के एक फिल्म राइटर की है। उन्हें करीब से जानने वाले लोग प्रेम से मैंक बुलाते थे, जिससे इस फिल्म का टाइटल लिया गया है। खैर, मैंक ने ऑर्सन वेल्स के लिए सिटीजन केन नाम की फिल्म लिखी थी, जिसे दुनिया की कुछ महान फिल्मों में शुमार किया जाता है। मैंक ने कैसे शराब के एडिक्शन से जूझते हुए इस महान फिल्म की कहानी लिखी, ये फिल्म इसी बारे में है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दिग्गज फिल्म मेकर डेविड फिंचर ने। डेविड वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने इससे पहले फाइट क्लब, द सोशल नेटवर्क, 7 और क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन जैसी फिल्में बनाई हैं। अब जब मैंक का जिक्र छिड़ ही गया है तो इस किरदार से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया भी जान लीजिए। सिटीजन केन के लिए मैंक और फिल्म के डायरेक्टर ऑर्सन वेल्स को बेस्ट स्क्रीन प्ले का ऑस्कर मिला, मगर उस इवेंट में दोनों में से कोई नहीं पहुंचा था। ऑर्सन अपनी दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और मैंक अपने घर पर बैठकर रेडियो पर अपने ऑस्कर जीतने की खबर सुन रहे थे। फिल्म मैंक को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। ये फिल्म आपको रेकमेंड कर रहे हैं हमारे टीममेट श्वेतांक। देखिए और बताइए कि आपको कैसी लगी। साथ ही ये भी बताइए कि हमारा ये शो आपको कैसा लग रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए, मैसेज करिए। आप हमें मेल भी कर सकते हैं theordinaryshow@gmail.com पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक भी कर दीजिए। इतना कुछ कर लिया है तो, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बने रहें ऑर्डिनरी के साथ। शुक्रिया।